समास होगा हमारा द्वंद्व समास। अब क्योंकि हमारा समास का टॉपिक चल रहा था तो समास होता क्या है ये हमने पहले पढ़ा है कि समास दो वर्णों का मेल होता है, नहीं समास दो पदों का मेल होता है, ऐसा हमें कहना है। देखो दो वर्णों का अगर हमें मेल बताना है तो दो वर्णों का मेल होता है संधि। दो वर्णों का अगर मेल बता रहे हैं तो दो वर्णों के मेल को हम क्या बताएंगे, संधि बताएंगे, और दो पदों के मेल को हम क्या बताएंगे, समास बताएंगे। क्लियर है? दो पदों का, क्योंकि दो वर्ण है वो संधि होगा और दो पद होंगे वो समास होगा। तो दो पदों का मेल समास होता है, अर्थात जब दो पद एक दूसरे के समीप आते हैं और वो एक पद बन जाता है, दो पद मिलकर के एक पद बन जाना ही समास, समसरण समास है। दो पदों का संक्षिप्तीकरण हो जाना ही, दो पदों का संक्षिप्तीकरण हो जाना ही समास होगा। क्लियर है? अब हम पढ़ रहे समास का, हमने पहले पढ़ा था अव्ययीभाव समास, और अव्ययीभाव समास की हमने परिभाषा देखी है तो पूर्व पद पदार्थ, पूर्व पदार्थ प्रधानोपति, जहां पर पहला वाला पद होता है पूर्व पद जिसे बोलते हैं। पूर्व पद अगर प्रधान होता है, मुख्य होता है, उसकी भूमिका ज्यादा होती है तो वो था अव्ययीभाव समास। तो जिस समास में पहला पद क्या हो, प्रधान होता है या अव्यय होता है, तो जिस पद में पहला पद अव्यय होता है तो वह समास में कौन सा होगा, अव्ययीभाव समास होगा। तो यस्मिन् समासे पूर्व पद प्रधान है और अव्यय चयनोक्ति, पहला पद प्रधान भी होगा और अव्यय भी होगा, से समास से अव्ययीभाव समास कहते थे। उस समास को हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। परिभाषा हमने पढ़ा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के दो भेद पढ़ेंगे, समानाधिकरण और व्यधिकरण। तत्पुरुष समास तो वो चीज थी जहां पर उत्तर पद प्रधान वाला था, उत्तर पद मतलब बाद वाला पद प्रधान वाला था, वो था तत्पुरुष समास। हमने तत्पुरुष समास के दो भेद भी पढ़ लिए, समानाधिकरण पढ़ लिया जिसके अंदर कर्मधारय भी आ गया था, फिर हमने व्यधिकरण पढ़ लिया जहां पर विभक्तियां अलग अलग थी। समानाधिकरण का मतलब होता है, समानाधिकरण तत्पुरुष समास का मतलब समास विग्रह करने पर दोनों पदों में जो विभक्तियां आएगी वो समान होगी, वो था समानाधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष की परिभाषा थी कि जब हम समास विग्रह करेंगे तो उन पदों में जो विभक्तियां आएगी वो भिन्न भिन्न होगी, अलग अलग होगी। फिर हमने पढ़ा द्विगु समास, पहला पद संख्यावाची होता है, और अब आज हम पढ़ रहे हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की जो परिभाषा होगी, हम पहले इसका नाम लिख लेते हैं, समास पढ़ कौन सा रहे हैं, हम जो समास पढ़ रहे हैं वो होगा द्वंद्व समास। कौन सा पढ़ रहे हैं, द्वंद्व, द्वंद्व समास। समास का भेद है आज द्वंद्व समास। उभय पदार्थ प्रधान है, द्वंद्व है, उभय पदार्थ प्रधान है, द्वंद्व है। मैं इसकी लिखता हूं यहां पर, ये इसकी परिभाषा है अपने आप में। उभय पदार्थ, उभय पदार्थ प्रधानो प्रधान है, द्वंद्व है, ये इसकी परिभाषा होगी। और कितनी छोटी और सरल परिभाषा है, आराम से समझ में आने वाली परिभाषा है। उभय पदार्थ प्रधान है, द्वंद्व, अर्थात यस्मिन् समासे उभय पदयोः प्रधान भवतः, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं स वही द्वंद्व समास कहते थे, वही द्वंद्व समास कहलाता है। क्लियर है? जिस समास में दोनों पदों की भूमिका होती है, हमने पढ़ा अव्ययीभाव में पहला पद प्रधान होता है, हमने पढ़ा तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, हमने पढ़ा द्विगु में, तो द्विगु में क्या था, पहला पद संख्यावाची था। अब जो द्वंद्व समास है, उस द्वंद्व समास के अंदर दोनों के दोनों पद में, तो पूर्व पद न उत्तर पद बल्कि दोनों पद। जिस प्रकार से एक पिता के लिए उसके कितने भी लड़के क्यों न हो, उसके साथ उनका प्रेम बराबर रहता है। ये नहीं कह सकते कि बड़े बेटे के साथ प्रेम ज्यादा है, छोटे के साथ कम नहीं। तत्पुरुष ये जो द्वंद्व समास है, ये द्वंद्व समास हमें यही समझाता है कि इसमें जितने भी पद होंगे, देखो समास अनेक पद होते हैं, समास में पद कितने होते हैं, अनेक। हमने कैसे थे, दो पद, दो पदों का तो हमने नाम रखा है विग्रह करने की दृष्टि से, पूर्व पद और उत्तर पद, बल्कि समास के अंदर अनेक पद भी हो सकते हैं। तो समास में जितने भी पद होंगे उन सभी पदों का अगर महत्व हो रहा है या सभी पद प्रधान हो रहे हैं, सभी पदों का अपना महत्व है, वह समास होगा द्वंद्व समास। यस्मिन् समासे, जिस समास में सभी पदों का महत्व होता है, सभी पद प्रधान होते हैं,
वह समास कौन सा होगा? वह द्वंद्व समास होगा। समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास। आराम से बिल्कुल बैठिए आप। अगर कोई चीज समझ में नहीं आए दोबारा पूछना कि यदि जिस समास में सभी पद प्रधान होते हैं, सभी पद का मतलब दो पद होते हैं, कई समास में अनेक पद का मतलब बहुवचन में भी होता है, पद 3 विग्रह 4 विग्रह उनका अलग अलग विग्रह चलता है समासों का भी, तो वो होगा द्वंद्व समास। देखिए एक चीज छोटी सी आपको हमेशा अगर क्लास के अंदर बैठे हैं कोई चीज समझना है तो उसके अंदर सीरियस होकर नहीं बैठना है, आराम से बिल्कुल आप मुस्कुराते हुए बैठिए। मुस्कुराते अगर हम पढ़ाई करेंगे तो उसका हमें रिजल्ट ज्यादा आएगा, वरना सीरियस होकर पढ़ने से सीरियस कभी नहीं होना है। पढ़ाई के प्रति जरूर सीरियस रहना है, लेकिन पढ़ाई पढ़ते समय बिल्कुल इंजॉयमेंट की तरफ से, बिल्कुल हंसी खुशी से। हंसी से किया हुआ काम, खुशी से किया हुआ काम ज्यादा अच्छा होता है। छोटी बड़ी हर खुशी छीन ली है, छोटी बड़ी हर खुशी छीन ली है, प्रेमी ने प्रेमी से जो प्रेमिका छीन ली है, प्रेमी से जो प्रेमिका छीन ली है। बहुत याद आती है मुझको गरीबी, बहुत याद आती है मुझको गरीबी, तरक्की ने मेरी हंसी छीन ली है, तरक्की ने मेरी हंसी छीन ली है। जितना आदमी ऊंचा होता है, जितना आदमी बड़ा होता है, उसकी चेहरे से देखना हंसी गायब हो जाती है, हंसी गायब। जब तक वो छोटा था, जब तक वो सबके साथ था, हंस रहा था, खेल रहा था, मुस्कुरा रहा था, और जैसे ही बड़ा हो गया और ये निश्चित सा बात, जब पद मिलेगा तो पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए वो सबसे दूर रहेगा। जब सबसे दूर रहेगा तो उसकी हंसी गायब रहेगी। सबके बीच में रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। दोबारा सुना रहा हूं मैं आपको चीज कि छोटी बड़ी हर खुशी छीन ली है, प्रेमी से जो प्रेमिका छीन ली है, बहुत याद आती है मुझको गरीबी, और तरक्की ने मेरी हंसी छीन ली है, तरक्की ने मेरी हंसी छीन ली है। हंसते रहिए, तरक्की मिली है और तरक्की की कोई सीमा नहीं होती है। तरक्की तो आप हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। तरक्की अर्थात ज्ञान का इतना भंडार है कि कभी समाप्त नहीं हो सकता। शिक्षा कभी भी समाप्त नहीं होने वाली चीज है, अनंत है ये, तरक्की अनंत जाती है। हम समझ रहे हैं कि द्वंद्व समास में ये पहले पढ़िए, द्वंद्व समास के अंदर जो परिभाषा होगी, दोनों पद प्रधान होंगे इसके अंदर, वह पद प्रधान। जैसे मैं एक समास लिख रहा हूं यहाँ पर, वो समास है राम कृष्ण। क्या लिख रहा हूं मैं? राम कृष्ण। अब राम कृष्ण में दो पद हैं। कितने पद हैं? दो पद हैं। पहला पद कौन सा है? राम। दूसरा पद कौन सा है? कृष्ण। तो दोनों पदों का ही महत्व होता है। इसका अगर विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर क्या होगा? राम है, फिर क्या हो रहा है? च, फिर क्या हो रहा है? कृष्ण है। राम है च, कृष्ण है च। हिंदी के अंदर बोलते हैं च, हिंदी के अंदर जो होता है च, उस च को हम और बोलते हैं, और हिंदी में और एक बार लगता है राम और कृष्ण। लेकिन संस्कृत में तो पहली चीज है, तो राम है च, कृष्ण च, इसके थोड़ा बड़ा होगा, विस्तार बड़ा हो जाता है। राम है च, कृष्ण च, राम और कृष्ण, ये विग्रह है। अब आगे कि द्वंद्व समास के भेद कितने होते हैं? देखिए द्वंद्व समास के मुख्यतः दो भेद होते हैं। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? दो भेद। द्वंद्व समास के दो भेद कौन कौन से होते हैं? तो पहला प्रश्न ये हो गया कि द्वंद्व समास का सूत्र क्या होगा? द्वंद्व समास की परिभाषा होगी उभय पदार्थ प्रधान है सद्वंद्व समास। पहली चीज, द्वंद्व समास के भेद कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इतरेतर द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के भेद कितने होंगे? इतरेतर द्वंद्व समास और इतरेतर और समाहार द्वंद्व समास। कौन कौन सा होगा? इतरेतर द्वंद्व समास और समाहार। हम लिखते हैं नाम आपके इतरेतर। पहला भेद कौन सा है? इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व समास। और दूसरा कौन सा होगा? दूसरा है हमारे समाहार, समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। अब अध्ययन की दृष्टि से संस्कृत में एक समास के भेद को और ले लिया इसमें, वो तीसरा है इसमें एक शेष, एक शेष द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास। ये हो गए द्वंद्व समास के भेद। तो देखिए द्वंद्व समास के भेद कितने होंगे? पहला इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा हो गया समाहार द्वंद्व समास, और तीसरा हो गया एक शेष द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास के भेद कितने हो गए? तीन। कौन कौन से? पहला हो गया हमारे सामने इतरेतर, इतर इतर, इसकी गुणसूत्री होगी। इतर इतर का मतलब होता है बिखरा होना, अलग अलग होना। इतर इतर का मतलब क्या होता है? अलग अलग होना, अलग अलग जाति होना, अलग अलग पद होना, वो होगा इतरेतर। एक पद नहीं होना, अलग अलग पद होना, इतरेतर द्वंद्व समास। अलग अलग होना, इतरेतर का मतलब होता है अलग अलग। दूसरा होगा समाहार, जो समूह में होगा, और तीसरा होता है एक शेष। पद तो दो है, लेकिन दोनों को मिलाने पर वो एक ही पद बनता है, एक ही जाति बनती है।
दोनों को मिलाने पर दोनों अलग अलग जाति के हैं या दोनों एक ही जाति के, लेकिन पद कितने हैं? दो। उन दोनों पदों को मिलाएंगे तो एक ही जाति का बनता है। वो समास कौन सा है? एक से द्वंद्व समास। तो हम सबसे पहले जो समास पढ़ रहे हैं वो होगा हमारा इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा है? इतरेतर द्वंद्व समास। इसको हम समझते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास को देखने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है इतरेतर द्वंद्व समास कौन सा है। सबसे पहले हमें यही बात रखना है कि इतरेतर द्वंद्व समास होता क्या है। इतरेतर जैसे रामकृष्ण है तो रामकृष्ण इतरेतर द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें राम का अलग महत्व है, कृष्ण का अलग महत्व है। राम राजा दशरथ के पुत्र थे, कृष्ण वासुदेव के पुत्र थे, दोनों अलग अलग पद हैं। अलग राम अलग है, राम सीता के पति थे, इधर कृष्ण अलग है, कृष्ण अलग थी, तो दोनों अलग अलग है। इतर इतर का मतलब क्या? अलग अलग। तो जहां पर अलग अलग होता है वो होता है इतरेतर द्वंद्व समास। ठीक है, तो इतरेतर द्वंद्व समास का मतलब आपको आ जाना चाहिए। इतरेतर द्वंद्व समास का मतलब दोनों पद अलग अलग होना, अलग अलग जाति के होना, अलग अलग विच्छेद के होना, अलग अलग इसे बोलते हैं वर्ण व्यवस्था के होना, तो वो होगा आपका इतरेतर द्वंद्व समास। जैसे श्याम मिल गया, श्याम के साथ गोपाल मिल गया, श्याम और श्याम भी मिलेगा। श्याम और श्याम दोनों एक ही हैं। अगर कृष्ण और कृष्ण दोनों एक ही चीज है वो इतरेतर नहीं है। रामायण से करेंगे वो इतरेतर नहीं है। राम और गीता कर सकते हैं, राम और सीता कर सकते हैं। समझ गया? बिल्कुल ये बात होगी अपनी इतरेतर द्वंद्व समास की। तो इतरेतर द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होगी? सामासिक पद बनाते समय उत्तर पद का मुख्य कार्य होता है। कौन से पद का मुख्य कार्य होता है? उत्तर पद का। समास बनाते समय जब हम सामासिक पद बनाएंगे, दोनों को मिलाएंगे, तो सबसे मुख्य पद कौन भूमिका निभाएगा? उत्तर पद अपनी भूमिका निभाएगा। और उत्तर पद क्या भूमिका निभाएगा? समास बना। अरे सामासिक पद का मतलब समझ लेगा। सामासिक पद का मतलब होता है उनको मिलाना, समास को मिला लेना, वो होता है सामासिक पद। सामासिक पद जब हम सामासिक पद बनाते हैं, समास के विच्छेदों को मिलाते हैं, समास के विग्रह को मिलाते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस पद की होती है? उत्तर पद की होती है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन से पद की होती है? उत्तर पद की। उत्तर पद कौन सा होता है? बाद वाला। वो बाद वाला पद क्या हो जाता है? जब हम समास को मिलाएंगे तो बाद वाला पद एक वचन और नपुंसकलिंग हो जाता है। बाद वाला पद एक वचन नपुंसकलिंग कहाँ होगा? समाहार में। लेकिन अगर इतरेतर द्वंद्व समास के अंदर मिलाए तो बाद वाले पद क्या करेगा? जो उत्तर पद होगा वो क्या काम करेगा? उत्तर पद काम करेगा कि पहले वाला पद कौन सा है, दूसरे वाला पद कौन सा है। तो दूसरे वाला जो पद होगा, उत्तर पद होगा, वो कौन से लिंग में है, उस लिंग के अनुसार वहां विभक्ति लगेगी। अगर मान लीजिए बाद वाला पद स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के समान विभक्ति लगेगी। बाद वाला पद अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के समान विभक्ति। आपके सामने उदाहरण समझाता हूँ। उदाहरण मैंने लिख दिया यहाँ पर राम है और चे और कृष्ण है, ये लिख दिया मैंने। अब बाद वाला पद कौन सा है? कृष्ण। तो राम की जो होगी, हमने पहले बताया समास बनाना स्टार्ट किया तब कहा कि समास जब हम सामासिक पद बनाते हैं तो सामासिक पद बनाते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो क्या होती है? सामासिक पद बनाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह होती है कि उनके बीच विभक्तियों का लोप हो जाता है। सामासिक पद बनाते समय सबसे पहला काम क्या होता है? विभक्तियों का लोप हो जाना। तो राम के अंदर प्रथमा विभक्ति है, कृष्ण के अंदर प्रथमा विभक्ति है, इन दोनों की विभक्ति का क्या हो जाएगा? लोप। जब राम की विभक्ति का लोप होगा तो क्या रह जाएगा? राम। ये कौन है? कृष्ण। तो ये कौन रह गया? केवल कृष्ण। ये इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, दोनों की विभक्ति का लोप हो गया। अब राम एक वचन, कृष्ण एक वचन, राम एक वचन, कृष्ण एक वचन, और दोनों कौन सी विभक्ति के एक वचन है? प्रथमा विभक्ति के एक वचन। राम प्रथमा के एक वचन प्लस कृष्ण प्रथमा के एक वचन, तो एक वचन और एक वचन मिलकर के क्या बन जाएंगे? एक वचन प्लस एक वचन मिलकर क्या बन जाएंगे? वो द्विवचन। क्या बनेंगे? वो द्विवचन बन जाएंगे। और द्विवचन के कौन से लिंग के अंदर बनेंगे हमें देखना है। ये पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के द्विवचन लग जाएगा, तो कृष्ण का द्विवचन क्या हो जाएगा? कृष्ण। क्लियर है बात? अरे भाई हमने कृष्ण क्यों कर दिया? क्योंकि राम एक था, कृष्ण एक था, दोनों मिलकर क्या बढ़ गए? दो। उस दो का प्रयोग कहां होगा? मैंने का उत्तर पद में होगा। चलो मैं एक चीज और ले देता हूं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ राम है चे, कृष्ण है चे, और आगे लिखता हूँ मैं श्याम है चे। ये लो श्याम है चे। अब देखिए इनका भी समास बनाना है, तो इनका समास बनाने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा? अब राम
एक हो गया, कृष्ण भी एक हो गया, श्याम भी एक हो गया। अब राम एक वचन, कृष्ण एक वचन, श्याम एक वचन, इन तीनों की विभक्तियों का पहले लोप कर दो। तो राम की विभक्ति का लोप कर दिया, कृष्ण की विभक्ति का लोप कर दिया। अब हम श्याम की विभक्ति का भी लोप कर देते हैं, तो केवल क्या बचेगा यहाँ पर श्याम। अब हमें ये देखना है कि एक वचन में प्लस एक वचन में प्लस एक वचन बराबर बहुवचन। अरे द्विवचन थोड़ी होगा, अब तो बहुवचन होगा, क्योंकि 1 2 और 3 अब 2 से अधिक संख्या किसमें आती है? बहुवचन में आती है। जब हम दो संख्याओं को मिलाते हैं तो द्विवचन होता है, और 2 से अधिक संख्याओं को मिलाते हैं तो बहुवचन बनता है। अब यहाँ बहुवचन आ गया, हमें बहुवचन का प्रयोग कहाँ करना है? श्याम में करना है। तो बताइए श्याम शब्द की प्रथम व्यक्ति का बहुवचन क्या होगा? श्याम है, श्यामौ, श्यामा है। तो हम यहाँ क्या प्रयोग करेंगे? श्यामा है। क्लियर है? अरे आगे समझ में एक उदाहरण आपको और समझाता हूँ। तो उदाहरण मुख्य चीज है, हमें समास को समझना है। उदाहरण ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, उदाहरण हमें ज्यादा समझना जरूरी है। उदाहरण को समझना ज्यादा जरूरी है, न कि उदाहरण ज्यादा पढ़ना जरूरी है। हम इसी का एक बोल लेते हैं आपके सामने। वो मैंने लिया, मान लीजिए पहले लिया मैंने शिष्य है। क्या लिया मैंने यहाँ पर? पहले लिया मैंने शिष्य है, च। फिर लिया मैंने यहाँ पर बालक है, च। और फिर लिया मैंने यहाँ पर गुरु है। क्या लिया? गुरु है, च। अब देखिए 3 चीजें होंगी यहाँ पर। पहला कौन है? शिष्य, तो शिष्य की विभक्ति का लोप कर दो, ये शिष्य हो गया। फिर कौन है? बालक, तो बालक की विभक्ति का लोप कर दो, ये हो गया बालक। फिर कौन है? गुरु। अब गुरु में हम यहाँ लिखेंगे, मान लो गुरु लिख दिया हमने, सबकी विभक्तियां लोप कर दिया। अब हमें क्या लगाना है? एक वचन लगाना है, इसके एक द्विवचन लगाना है, बहुवचन लगाना है, इसके बहुवचन लगाना है। एक वचन एक वचन एक वचन, तो क्या हो गया? बहुवचन। अब गुरु शब्द की प्रथमा बहुवचन क्या होता है? गुरुवह है। गुरु शब्द की प्रथमा बहुवचन क्या होता है? गुरुवह होता है। तो हमें इस यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? फिर गुरुवह लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुवचन लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा गुरुवह। क्लियर है? सही समझ गया? इस प्रकार की बात। अब देखो मान लीजिए अगर हम इन दो को ले लेते हैं, ये लो जी, अब हमने दो ले लिया, हमने बालक है, चे, गुरु चे, तो बालक को ले लो, ये तो हो गया बालक। अब दूसरा कौन है? गुरु, तो हमने ये क्या ले लिया? हमने ले लिया गुरु। ठीक है, अब ये कितने हो गए? एक वचन है, एक वचन कितने हो गए? द्विवचन। तो गुरु का हमें क्या लगाना? द्विवचन लगाना है। तो गुरु का द्विवचन क्या होता है? गुरु का द्विवचन ये होता है कि गुरु शब्द की प्रथमा द्विवचन क्या होता है? गुरु रूप बढ़ाता है। एक वचन में गुरु है, विसर्ग लगता है, और द्विवचन में गुरु में रूप बढ़ाता है, तो ये हो गया बालक गुरु। क्लियर है? तो एक वचन एक वचन द्विवचन, तो द्विवचन का प्रयोग हमें कहाँ करना है? इस शब्द में करना है। ये शब्द तय करेगा कि कौन सी विभक्ति लगी हुई है, इस शब्द को तय करना है। एक में आपको स्त्रीलिंग और बता देता हूँ। स्त्रीलिंग का मान लो ये हो गया राम है, चे, सीता, चे, लिख दिया मान लीजिए। अब राम का तो एक वचन क्या हो गया? राम, और सीता की विभक्ति का हमने बदल दिया सीता। अब हमें तो वचन लगाना है, विभक्ति लगानी है, सीता को देके लगानी है। राम एक, सीता है, तो कितने हो गए? 2। अब 2 का मतलब हो गया द्विवचन। अब द्विवचन का प्रयोग कहाँ करना है? सीता के साथ। तो सीता शब्द का द्विवचन क्या होगा? सीता शब्द का प्रथमा और प्रथमा द्विवचन, तो क्या हो जाएगा? सीते। समास क्या बन जाएगा? राम सीते। क्या बन जाएगा? राम सीते। नपुंसकलिंग क्या बताता हूँ आपको। ये मैंने कर दिया फलम, चे, पत्रम, चे, दोनों नपुंसकलिंग है। तो यहाँ तो मैंने क्या कर दिया? फल कर दिया। यहाँ मैंने क्या कर दिया? पत्र कर दिया। अब द्विवचन क्या लगेगा? पत्र के साथ। एक वचन में एक वचन द्विवचन हो गया, तो पत्र के साथ में द्विवचन का प्रयोग करना है। तो पत्र शब्द का द्विवचन क्या होगा? पत्रे, पत्रम, पत्रे, पत्राणि। तो ये क्या हो जाएगा? फल पत्रे। क्या हो जाएगा? ये फल पत्रे। ये इतनी बात हम इतरेतर समास को समझ रहे हैं। द्वंद्व समास को हम समझ किस तरह है? इतरेतर। इसमें च का प्रयोग होता है, 4 थे वाला, इसमें होता है 4 थे। द्वंद्व समास करने वाला सूत्र कौन सा होता है? 4 थे द्वंद्व है। द्वंद्व समास को करने वाला सूत्र कौन? 4 थे। च के अर्थ में, च के अर्थ में जो समास बनता है वह द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास करने वाला सूत्र अगर कोई पूछ ले कि द्वंद्व समास करने का सूत्र क्या होता है, उत्तर आएगा 4 थे द्वंद्व है। च के अर्थ में होने वाला द्वंद्व समास है। ये पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में दूसरे अध्याय के दूसरे पाद पर 29 नंबर का सूत्र लिखा है, 4 थे द्वंद्व है। तो इसका मतलब च के अर्थ में आने वाला समास द्वंद्व समास होता है। उदाहरण हमने अभी देखे थे,
अब इसमें एक चीज और है, ये हमने समझ लिया, इतना हमने समझ लिया। अब इसको हम एक उदाहरण हो रहा था, बीच में सूत्र आता है इसमें, द्वंद्वे घी है, द्वंद्वे घी है। देखो हमने आगे की स्थिति पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको द्वंद्वे घी का मतलब क्या होता है, ये समझने की चीज है। हमें समासों को तुक्के से नहीं लेना है, तुक्के में कोई ट्रिक नहीं लेनी है। ट्रिक कोई ज्यादा दिन चलती, ट्रिक इसलिए चलती है कि हम यहाँ से गए सेंटर पर जाते हैं, हमारी ट्रिक खत्म हो जाती है। हमें बैठाना है समास को दिमाग के अंदर, पहली चीज तो यही है। द्वंद्वे घी इसमें सूत्र है, द्वंद्वे घी है, द्वंद्वे घी है। मैं सूत्र लिख रहा हूं आपको, द्वंद्वे घी है, घी कैसा आ जाएगा इसमें, द्वंद्वे घी है। इसका मतलब क्या होता है, घी संज्ञक वर्ण, द्वंद्व समास में पहला वर्ण, पहला पद कौन सा आएगा, द्वंद्व शब्द को वैसे तो पद की आपको याद नहीं करना है, क्योंकि अगर मान लो विच्छेद भी दिया होगा तो आपको पहला पद दिया हुआ है, समास में दिया होगा बोर्ड में तो पहला पद दिया हुआ है, तो इसको इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं आपको देखना, लेकिन समझना जरूरी है कि पहला पद ये क्यों आया है। भाई देखो, अगर आपको समास विग्रह प्रश्न आ गया तो निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कीजिए, तो आपको समास का पहला पद दिया हुआ है। समास बनाना है तो विग्रह का पहला पद दिया हुआ है, तो पहले पद की समस्या आपके सामने नहीं आएगी। लेकिन कोई पूछ ले कि समास के अंदर पहला पद पूर्व पद कौन सा आता है, तो द्वंद्वे घी के अनुसार पहला पद वो आएगा जो घी संज्ञक वर्ण होगा। और घी संज्ञक वर्ण किसे कहते हैं, घी संज्ञक वर्ण में आती है ह्रस्व इकारांत शब्द, ह्रस्व उकारांत शब्द, आकारांत शब्द। देखो आकारांत और इकारांत और उकारांत, ये शब्द घी संज्ञक वर्ण है। देखना कभी भी पहले सीता आएगा, बाद में राम आएगा, राम पहले कभी नहीं आएगा, पहले क्या आएगा सीता, फिर क्या आएगा राम, मतलब आ की मात्रा का सब पहले आ रहा है, ए की बाद में आ रहा है। इसी प्रकार पहले ई की मात्रा का है हरि और हर, हरि और हर आएगा, पहले क्या आएगा हरि इकारांत शब्द है, फिर आएगा हर। इसी प्रकार जो शब्द आपके सामने आएंगे देखना, द्वंद्वे घी का मतलब क्या होगा, द्वंद्वे घी का मतलब होता है जो पहले उत्तर पद में जो वर्ण आने वाला है वो कौन सा, इतरेतर समास में पहला पद वो आएगा जिसमें ह्रस्व ई की मात्रा होगी, या तो या उसमें आ की मात्रा होगी या उ की मात्रा होगी, ये पद पहले आएंगे अंतिम वर्ण में। उदाहरण मैं आपको तो सुन देता हूँ, हरि च हरे च। अब देखिए ये लोग, ये इसके समास है, हरि च हरे च, ये इतरेतर समास है। हरि अलग चीज है, हरि यहाँ पर विष्णु है, हरि यहाँ पर शिव है, तो ये समास कौन सा हो गया, ये समास हो गया आपका इतरेतर द्वंद्व समास। अब हरि, तो हरि की पहली विभक्ति, हरि की विभक्ति हटा दो, ऐसा बता दो हरि बच गया, हर की भी हटा दो तो क्या बन गया, हर हो गया। अब हमें ये विभक्ति प्रयोग कहाँ करना है, हरि में नहीं, हर में करना है। हर में कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन आएगा, क्या षष्ठी का वचन आएगा, यहाँ पर प्रथमा है तो प्रथमा का वचन आएगा, यहाँ प्रथमा तो प्रथमा का वचन आएगा। अब प्रथमा का वचन कौन सा आएगा, बहुवचन। बहुवचन कैसे आएगा, एक और एक दो है तो वचन कौन सा होगा, द्विवचन। तो हर शब्द का द्विवचन क्या हो जाएगा, हरो, समास क्या हो जाएगा, हरि हरो। अब देखो पहला पद कौन सा है, हरि, हर तो ये है ना, ये समास कभी नहीं बनेगा, ये समास कभी नहीं बनेगा, हर हरि, ये कभी नहीं बन सकता, गलत होगा। पहला पद ये आएगा, हरि में बड़ी इसलिए लगाई है क्योंकि एक एक दो बड़ी होगी, इसलिए ये समास कभी नहीं बनेगा, समास ये बनेगा हरि हर है। अब हरि हर का समास विग्रह आपने सीख लिया, हरि है चे हर है चे। अब इसका हम एक और चीज बता दी, आप कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाओ। कंफ्यूज से बचने के लिए है कि परीक्षा में ये भी पूछ सकता है वो, हरिश्चे, हरश्चे, हरिश्चे, हरश्चे। संधि कौन सी, सत्र संधि के अनुसार विसर्ग के स्थान पर से भी आ सकता है परीक्षा में ये पूछ सकता है, परीक्षा में ये पूछ सकता है। दोनों का समास बनेगा क्या, दोनों का समास बनेगा हरि हरो, चहिया जो बनेगा उत्तर हरि हरो। क्लियर है, कई बार में तो दूसरी किताब में से बताई नहीं थी, या कोर्स में नहीं थी, हमारी कोर्स में तो थी, या घुमा के पूछ लिया, घुमा के कुछ नहीं पूछा है, आप होंगे नहीं सर वो तो इतना समास खतरनाक बोल दिया कि घुमा के आ गया, घुमा के नहीं आया, बिल्कुल सीधा आया है। तो बस यहाँ पर विसर्ग है और यहाँ विसर्ग की बाद में आ गया तो सर हो गया, सत्र संधि के अनुसार सही हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो द्वंद्वे घी का मतलब ये हो गया कि पहला पद वो आएगा जो
ह्रस्व इकारांत होगा या उकारांत होगा या अकारांत होगा। पार्वती परमेश्वर देख लो आप, एक समास है पार्वती परमेश्वर, तो पहले कौन आ रहा है? पार्वती, इकारांत है। समझ गए आप चीज? तो पार्वती परमेश्वर में कोई दिक्कत ही नहीं है, पार्वती धन परमेश्वर है, तो उसमें समास क्या हो गया? पार्वती परमेश्वर हो गया। तो द्वंद्व घी का मतलब ये हो गया, पूर्व पद में क्या होना चाहिए? छोटी ई, छोटा ऊ या फिर आ। ए वाला शब्द हो गया तो उसके लिए आगे नियम आएगा दूसरा एक इसका सूत्र और होता है। द्वंद्व घी का मतलब समझ गया, तो इसका आगे वाला सूत्र मैं और समझा देता हूं आपको। इसके आगे वाला जो सूत्र आएगा, देखो द्वंद्व समास इतना भारी समास नहीं है, हालांकि इसको बहुत विशाल कंपटीशन की दृष्टि से तो बहुत ही मोस्ट समास है ये, परीक्षा में आता है द्वंद्व और तत्पुरुष दोनों आते जाएगा। दूसरा जो इसका सूत्र हम पढ़ेंगे, पहला हमने पढ़ लिया द्वंद्व, दूसरा है अल्पाचरतरम। जो क्या लिखा है? अल्पाचरतरम, इसको लिख लो आप, अल्पाचरतरम। अब इसको लिखने के साथ साथ ये भी लिखना है कि अल्पाचरतरम का मतलब क्या होता है। आपने लिखा द्वंद्व घी, लेकिन आपको ये भी लिखना है कि द्वंद्व घी का मतलब होता क्या है, ये लिखना आपको। अल्पाचरतरम, तो अल्पाचरतरम क्या चीज है, इसको लिखना है आपको। अल्पाचरतरम का मतलब होता है अल्प शब्द वाले, अल्प वर्ण वाले वर्ण उत्तर पद में आएंगे। सुनना ध्यान से, अल्प वर्ण का मतलब जिस पद में वर्ण कम है, वर्णों की मात्रा कम होगी, वो वर्ण पहले आएगा, वर्णों की मात्रा ज्यादा होगी, वो पद उत्तर पद में आएगा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है, सार्वभौमिक सत्य है ये, हमने यहाँ तक किसी से ध्यान दिया नहीं है, ये ध्यान देने की बात है। कोई पूछ ले कि बताइए उत्तर पद में क्या आएगी, तो उत्तर पद में ये भी आएगा कि जिस पद में वर्णों की संख्या कम होगी, अल्प होगी, न्यून होगी, वो पद आएगा पूर्व में, और जिसमें वर्णों की संख्या ज्यादा होगी वो पद आएगा उत्तर में। तो पूर्व पद में वो पद आएंगे, वो पद आएगा जिसमें वर्णों की संख्या क्या होगी? अल्प होगी। जैसे राम है चे कृष्ण चे, ये कभी नहीं होगा कृष्ण चे राम चे, नहीं होगा, ये होगा कि राम है चे कृष्ण चे। राम में 2 पद है, कृष्ण में 3 है। समझ लो आप, श्याम है चे गोपाल हो सकता है, गोपाल और श्याम नहीं होगा। शिव है चे केशव चे, शिव है चे केशव चे। देखिए आप, पहले कौन आ रहा है? शिव 2, केशव 3। राम है चे लक्ष्मण चे, राम 2, लक्ष्मण 4। तो अल्पाचरतरम का मतलब है अल्प वर्ण वाला पद कहाँ आएगा? पूर्व पद में आएगा। उदाहरण मैंने आपको समझा दिया, ये लो उदाहरण लेता हूं, शिव है चे केशव चे, शिव है चे केशव है चे, ये अल्प वर्ण। अब बताओ पूर्व पद कौन सा है? शिव, उत्तर पद कौन सा? केशव। अब मैं आपको पूछूं कि शिव यहाँ पर, शिव यहाँ क्यों आया या केशव क्यों नहीं आया, तो साथ अब आप कह सकते हो तार छोड़कर कि इस पद में वर्णों की जो संख्या है, वर्णों की जो मात्रा है वो क्या है? अल्प है। अल्पाचरतरम के कारण ये नियम है समास का कि अल्पाचरतरम, अल्प से अल्प वर्ण वाला पद पहले आएगा और अल्प से अधिक वाला जो वर्ण होगा वो आएगा उत्तर पद में आएगा। समझ में आई नहीं है तुम्हारे? राम चे लक्ष्मण चे कर सकते हो आप, कृष्ण चे गोपाल चे हो सकता है, कृष्ण चे हो सकता है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस प्रकार का ध्यान रखना। अल्पाचरतरम के उदाहरण मैंने आपको बता दिए। अब ये हमारा इतरेतर समास समझ में आ गया। उदाहरण बहुत सारे हैं, आप मंगा सकते हो और मंगाना ही पड़ेगा, आपको उदाहरण भी करना है इनके साथ साथ। अब अगला समास द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का अगला बेटा होता समाहार वाला, दूसरा कौन सा था? समाहार वाला। अब यहाँ पर कई कंफ्यूजन की मात्रा पैदा होती है कि समाहार शब्द कौन सा पड़ेगा, समाहार शब्द कौन सा बनेगा, तो समाहार शब्द वो बनेगा। पहले चीज समाहार का मतलब होता है समूह वाला समास। समाहार का मतलब हो गया। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, हम इतरेतर पढ़ रहे थे, तो इतरेतर में हम दूसरे वाले पद को देख रहे थे और दोनों के वचन जोड़ के लिख रहे थे। और समाहार समास के अंदर हमें दोनों के वचन जोड़ के नहीं लिखना है। समाहार समास के अंदर हमें जो पद बनेगा वो नपुंसकलिंग एकवचन हमेशा बनेगा। समूह का समास है, तो अब समूह किन किन चीजों का हो सकता है वो बताएंगे। ध्यान रखना, समाहार समास का जो सामासिक पद बनेगा वो किसमें होगा? समाहार का मतलब समझ लिया, समूह वाला समास। और समूह किसका बनेगा ये बताऊंगा मैं भी। तो समाहार का जो समास बनेगा वो नपुंसकलिंग और एकवचन के अंदर बनेगा। द्वंद्वश्चे, अभी तो पहला पद समाहार समास किसका बनेगा वो बताऊंगा। समाहार द्वंद्व समास किसका बनेगा? पहले तो समाहार, समाहार, समाहार
था, पहले सूत्र द्वंद्वश्च प्राणी तुर्ये सेनांगानाम, प्राणी तुर्ये सेनांगानाम का बनेगा। इसका मतलब क्या होगा बता दूं मैं आपको। द्वंद्वश्च, ये क्या लिखा है? द्वंद्वश्च, और द्वंद्व समास बनेगा प्राणी लिख दिया, तुर्ये सेनांगानाम, सेनांगानाम ये लीजिए। अब देखिए, अब इसको समझना क्या है, इसको लिख तो सकते हैं, पर लिख लो। अब इसका अर्थ कि और द्वंद्व समास बनेगा, और द्वंद्व समास किसका बनेगा? प्राणी का मतलब अगर प्राणी के अंगों के नाम है तो समास कौन सा बनेगा? समाहार वाला बनेगा, इतरता नहीं बनेगा, समाहार वाला बनेगा। तुर्ये का मतलब होता है वाद्य यंत्र, वाद्य और बजाने वाले यंत्र, उनका जो समास बनेगा वो कौन सा बनेगा? समाहार वाला बनेगा। सेना अंगाना, और सेना के अंग, रथ वाली सेना, घोड़े वाली सेना, समझे आप, पैदल चलने वाली सेना, नभ वाली सेना, आकाश वाली सेना, तो इनके जो समास बनेगा वो समास कौन सा बनेगा? समाहार वाला समास बनेगा। कौन सा बनेगा? समाहार वाला समास बनेगा। इतना क्लियर है? समाहार द्वंद्व समास बनेगा। किसका बनेगा? इनका बनेगा। आगे हम देखते हैं कि ये तो हो चुका आपके समाहार वाला समास। तो समाहार वाला समास किसका बनेगा? ध्यान रखना है, प्राणी तुर्ये सेना अंगानाम, प्राणी का मतलब प्राणी के कंप्लीट अंग आ गए उसमें, तुर्य का मतलब वाद्य यंत्र आ गए, और सेना के अंगों के नाम आ गए। इतना आपने देख लिया। अब इसको समझ लेंगे कि प्राणी के अंगों के नाम, वाद्य यंत्र, सेना के किस प्रकार से है ये हम देख रहे हैं। तो प्राणी के अंगों के नाम अगर देखना है तो हमने लिख दिया, मान लीजिए एक समास आपके सामने आ गया, पाणी च पादौ च। पाणी यहाँ द्विवचन डालना, इस पानी में कौन सा वचन? द्विवचन। पानी का मतलब यहाँ पर क्या है? हाथ, और हाथ कितने होते हैं? दो, तो ये डी जो बड़ी मात्रा है ये द्विवचन समास है, ये द्विवचन है। यहाँ पर पादौ पेड़ कितने होते हैं? दो, ये द्विवचन है। अब ये दोनों क्या है? प्राणी के अंगों के नाम है। अब इनसे जो समास बनेगा वो क्या बनेगा? समाहार वाला बनेगा। हाथ और पैर के समूह है, तो समास बनेगा किसके अंदर बनेगा? समास बनेगा वो बनेगा नपुंसकलिंग एक वचन में इस पद के अनुसार। और हमें यहाँ पर जो द्विवचन था उसका यहाँ क्या बनाएंगे? एक वचन। ये भी क्या हो जाएगा? एक वचन। सब चीजों के एक वचन में लेंगे मान जा करके। तो पानी का एक वचन में क्या हो गया? जानना नहीं, ये बहुत समास है बोर्ड की दृष्टि से। कई बच्चे यहाँ पर क्या गलती करके बताऊंगा मैं आपको। पानी का एक वचन हो गया और पादम का एक वचन, ये नपुंसकलिंग हो गया। समास क्या हो गया? पानी पादम। कैसे हो गया? अब आप मुझे बताइए समाहार का समास क्यों है? अब आपने पढ़ लिया प्राणी के अंगों के नाम, इसी में एक समास और आ गया, हस्तौ च पादौ च। अब देखो प्राणी के अंग हो गए तो क्या बनेगा? हस्तपादम। क्या बनेगा? हस्तपादम। समझ चुके हो आपको? अब इसमें गलती क्या करते हैं? इसमें गलती यही करते हैं करने वाले पानी पादम, ये गलती करते हैं, ये गलत हो गया। जब हमने यहां से ध्यान लिया तो एक वचन, हमने हस्तों को यहां लिया तो क्या हुआ? एक वचन। तो ये विभक्तियों का लोप हो गया ना। जब विभक्ति का लोप होगा, जब पानी में द्विवचन लग रहा है, प्रथमा विभक्ति लग रही है, तो विभक्ति का लोप करेंगे तो पानी क्या जाएगा? ये आ जाएगा। तो ये शरीर के अंगों के नाम और सेना के अंग। अब सेना के अंदर मान लो तो ये आपको समझ आएगा, हस्तौ च पादौ च, पानी च पादौ, वो समास लिए। और देखते हैं और इसमें समाहार के समास कौन से आ सकते हैं, और हमारे पास में समाहार में जो समास आएंगे वो समास कौन से होंगे? देखिए सेना के अंगों के नाम, तो रथ वाली सेना, घुड़सवार की सेना। तो एक रथिका है, अश्वारोह है, रथिका है रथ पर चढ़ने वाली, अश्वरोहा है, अश्वरोहा है। ये समास, ये रथ वाली सेना, ये घुड़सवार की सेना। तो क्या हुआ? रथिका कर दिया हमने। अब अश्वरोहा क्या लिखा है? अश्व, तो अश्व का इसमें मिला सकते हैं, संधि होगी भाई, ये चक्का का वो रहेगा। अब अश्व आएगा तो ए तो इसमें मिला सकते हैं, तो क्या बचेगा? अश्वारोहम, अश्वा रथिका अश्वारोहम, ये हो जाएगा इसका। ये हमें पीछे ध्यान रखना है संधि करते समय, विच्छेद करेंगे इसका, तो यहाँ में संधि का ध्यान रखना है। तो समास करते हैं यहाँ क्या है? संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? का इधर है उधर, तो समास क्या बनेगा? रथिका है, च अश्वारोहा है,
रथिका है चे, अश्वारोहा है चे। एक समास इसका होगा साधेय है, साधेय, साधी का मतलब घुड़सवार की सेना, बहुवचन नहीं, साधेय चे, पदाता है चे, साधेय चे, पदाता है मतलब पैदल चलने वाली सेना। और मैंने कहा सेना के लिंगों के नाम कुछ लिंग होंगे, तो साधेय का मतलब रहेगा शादी, क्या हो जाएगा शादी, और ये रहेगा पदातम, तो समास रहेगा शादी पदातम, यानी एक मतलब छोटी रहेगी तो क्या हो जाएगी शादी पदातम। बस अब इसका बहुवचन बनाएंगे शादी, मति, अरे मति का आपने बनाएंगे तो मति का बहुवचन क्या हो जाएगा मति है, तो यहाँ पर शादी लेंगे, शादी का मतलब होता है घुड़सवार, शादी का मतलब क्या होता है घुड़सवार, तो बहुवचन लेंगे तो क्या हो जाएगा शादी है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा पदाता है, तो समास क्या बन जाएगा अपने आप ही समूह का समास है, समूह का समास है तो क्या बढ़ गया अपने आप समाहार वाला बन गया। अब ये समास तो हो गए हमारे समाहार वाले समास, एक एक टुकड़े में है, उदाहरण भी खूब सारे हैं, उदाहरण बहुत सारे हैं, उदाहरण से ज्यादा आपको समझना जरूरत है, समझना आपको ज्यादा आवश्यक है। उदाहरणों के बाद देखो एक देखते हैं ये शाम से विरुद्ध शास्त्र के, एक समाहार वाले समास में एक पद और आता है, कौन सा, पहला कौन सा गया, पहला गया हमारे पास में अल्पाचरित्र, फिर द्वंद्वी घी वाला हो गया, द्वंद्वी घी के बाद में हमने कह दिया ये शाम से विरुद्ध शास्त्र है, ये शाम से विरोधी शास्त्र, इसका मतलब क्या होता है जिनमें विरोधी भावना हो, जो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल ही विपरीत हो, वो समास आएगा समाहार का समास। जिनमें रात दिन की, जैसे रात और दिन तो विरोध हो गया ना, तो ये समास कौन सा आएगा समाहार का समास आएगा। सुख और दुख समाहार का समास आएगा, सुखम चे दुखम चे, सुख दुखम, अह चे रात्रि चे अहोरात्रम, अहोरात्रम रात और दिन अहोरात्रम, सुखम चे दुखम चे सुख दुखम, माता चे पिता चे, ये हमारा एक शेष में जाएगा क्योंकि इनका दोनों का एक हो जाएगा। अब एक देख लेते हैं कौन सा, तो ये हो गया अहि चे नकुले चे, अहि का मतलब सांप, नकुल का मतलब अलग है दोनों, अरे सांप और नेगले पर्यायवाची एक दूसरे की विलोम शब्द है, सांप और जो नेगला है एक दूसरे के विपरीत विलोम शब्द है, तो इनका समास क्या बढ़ेगा नपुंसकलिंग के अंदर बढ़ेगा। बढ़ा के बताता हूं मैं, अहि चे नकुले चे, अहि है चे नकुल है चे, अब अहि का क्या हो जाएगा अहि रह जाएगा, और नकुल का क्या हो जाएगा नकुलम, अहि नकुलम, ये लो जी अहि नकुलम क्या हो जाएगा अहि नकुलम। काके है चे उल्लू के है चे, काके है चे उल्लू के, कौवा और उल्लू एक दूसरे के विपरीत, तो काके है चे उल्लू के है चे, यहां में संधि रहेगा ना, काके है चे उल्लू के है चे, उल्लू के है चे। अब यहां पर क्या हो जाएगा का के, अब उ आएगा इसमें क्या बन जाएगा गुण संधि, काको लुकम, काको उलुकम, ये लो जी क्या लगा इसको उलुकम। बस अब ये समाहार का समास क्यों बना, ये साम चे विरुद्ध है शास्त्रिक है, जिनका विरोध पूर्ण रूप से सत्य होता है, जिनका विरोध होता है वो समास आएंगे हमारे समाहार वाले समास में आएंगे। युका चे रिक्षा चे, युका चे रिक्षा चे, जुए और लिखे, जुए और लिखे दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, युका चे युकालिक्षम, क्या होगा युकालिक्षम। ये समास समाहार के समास है, क्यों है ना आपको कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर पहली चीज तो। अब हमारा तीसरा बचता है एक शेष समास, तीसरा कौन सा बच रहा है एक शेष समास। एक शेष का मैंने आपको बिल्कुल सरल शब्दों के अंदर बता दिया, एक शेष समास क्या चीज है, इसका नाम पढ़ो क्या लिखा हुआ है एक शेष समास, एक शेष समास। अब इसका मतलब एक शेष समास का मतलब एक शेष रह जाना, एक शेष द्वंद्व समास का मतलब द्वंद्व समास में एक शेष रह जाना, केवल एक पद ही रह जाना। समास के अंदर एक पद ही होता है वैसे तो, लेकिन जो अलग अलग जो दो जातियां थी, जो दो अलग अलग पद थे, वो दोनों पद एक ही जाति का बन जाना। जैसे राम और कृष्ण है तो राम कृष्ण पद तो एक बना है, लेकिन राम कृष्ण में राम कृष्ण दो अलग अलग जाति के हैं, अलग जाति के हैं नहीं, जाति हमें समास के अंदर अलग अलग बता रही है, तो दोनों अलग अलग वर्ण व्यवस्था की चीजें हैं, दोनों अलग अलग जाति के हैं। राम अलग आ गया, कृष्ण अलग गया, राम कृष्णो मिल गया। इसी प्रकार राम ने चाहे श्यामो चाहे तो राम श्यामो मिल गया, राम और श्याम अलग अलग पद हो गए। तो जहां पर अलग अलग पद नहीं हो, पद दोनों का एक ही हो, वो समास कौन सा होता है एक शेष द्वंद्व समास, एक शेष
द्वंद्व समास। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। एक बार क्या हो कि बार बार एक क्लास में लड़का था, होते हैं खतरनाक भी होते हैं, अच्छे ज्यादा होते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छे कम होते हैं, खतरनाक ज्यादा होते हैं क्लास में लड़के। किस प्रकार परीक्षा करना है, बार बार क्लास के अंदर जैसे पीरियड आया, एक मुश्किल से 40 मिनट का मिलता है और टीचर्स में तैयार हो जाता है कि 40 मिनट में से 1 सेकंड भी क्लास में खराब नहीं होना चाहिए। जब टीचर क्लास में आया, उसने क्लास स्टार्ट की, क्लास स्टार्ट करता उससे पहले ही बच्चा खड़ा हो गया, सर टॉयलेट जाया भाई, आके बैठा नहीं, स्टार्ट करके एक लाइन पूरी नहीं भरी, सर टॉयलेट जाया भाई, फिर आके बैठ गया वापस। फिर उसने सेकंड लाइन स्टार्ट की, फिर टॉयलेट। वो एक ही लड़का, उसको आज वो घर से मन बना के आया था कि गुरुजी को परेशान करना है, फिर टॉयलेट, फिर गुरुजी ने कहा आके बैठ गया। लास्ट के अंदर तो गुरुजी चौथी लाइन में आई, तो चौथी लाइन तक वो कम से कम 15 बार क्लास से बाहर जा चुका था। लास्ट में गुस्सा आएगा, पूछ लिया, करे तेरे को चेन नहीं क्या, तो बार बार क्लास से बाहर आया, तेरे चेन नहीं है क्या? तो कहा गुरुजी चेन तो है लेकिन वो खुल नहीं रही है, चेन तो है लेकिन वो खुल नहीं रही है, इसलिए बार बार जाना पड़ रहा है। तो बच्चे तो कई बार इतने खतरनाक होके आते हैं, तैयार होके आते हैं। एक चीज मैं आपको और थोड़ी बता देता हूँ कि किस प्रकार से हमारी हंसी, हमारी जो खुशी है वो गायब क्यों हो रही है। झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। देखिए भारत की क्या विशेषता है, झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। और अब वजीरों अफसरों या पागलों को, छोड़कर और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में, और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। इस प्रकार हंसी गायब होना गलत बात है। हंसी तो हंसते ही हंसी नाम। कभी आपने किसी जानवर को हंसते हुए देखा है कि हाँ, जानवरों की आंख से आंसू आ सकते हैं लेकिन कभी हंसी नहीं आ सकती। अगर कोई क्लास के अंदर सुस्त बैठा है तो समझ जाइए वो किस श्रेणी में आने वाला है, और कोई जानवर अगर हंसने लगता है तो समझ जाइए कि जानवर क्या बनने वाला है। ये आपने सुना है। इसलिए क्लास के अंदर कभी निराश होकर अगर बैठ गया, इसका मतलब वो उस चीज की होने की श्रेणी में आ रहा है। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जो हमेशा अगर क्लास के अंदर बैठा दिखे अंदाज, इसका मतलब वो तैयारी में है, वो बनने की तैयारी में है। और जो जानवर हंस रहा है इसका मतलब वो जानवर वो बनने की तैयारी में है। इसलिए आप वो से वो बनने की तैयारी मत करो, बस वही बने रहो जो हो। एक से द्वंद्व समास का मतलब जिस समास में एक पद शेष रह जाना। समास संदर्भों में जिसे सम्राट आपके राम में है, चे राम में है, चे दोनों राम है, एक राम और एक राम एक चल राम एक चल। तो जो यहाँ पर बनेगा वो क्या बनेगा, रामो बनेगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो एक चीज थी, उदाहरण छोटा सा उदाहरण दिया। बड़ा उदाहरण क्या कहेगा बताओ। बड़ा उदाहरण में देखिए आप, जैसे हमने लिख दिया माता चे पिता चे, माता चे पिता चे। अब यहाँ पर दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब इन दोनों का समास बनेगा तो यहाँ पर नियम के अनुसार जो समास बनेगा वो क्या होगा, पितरो। क्या होगा, पितरो। इस लास्ट वाले चीज देखना में पितरो समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पितरो। तो ये है एक द्वंद्व समास। यहाँ हमने लिख दिया छात्रा चे छात्रा चे छात्र चे। तो छात्रा से क्या समास कर देगा। अगर परीक्षा में ये समास आता है तो इसका विग्रह क्या कहेंगे, छात्रों। समास क्या बनाएंगे, छात्रों बनाएंगे। लास्ट वाली चीज लगानी है छात्रों। अब परीक्षा में अगर ये आता है तो आप इसका कोई बना सकते हो, इसका आप छात्र है चे बना सकते हो और छात्रा चे छात्र चे बना सकते हो। लेकिन दोनों जगह अगर ये आ गया, इधर भी छात्रा आ गई तो क्या पड़ेगा, छात्रा और छात्रा द्विवचन हो गई तो क्या बढ़ेगा, तो बढ़ेगा छात्री। लता चे लते, छात्रा चे छात्रे।
समझ रहे हैं बात? इस प्रकार की इसका तो समास यही बन सकता है। बोर्ड में तो वैसे ये सही बिल्कुल क्लियर है, लेकिन कई बार आंसर की के अंदर ये लिखा जाता है, मान लो माता पितरों, तो कोई दिक्कत नहीं, आप माता पितरों नहीं सोचते, ये समास नहीं सोचते माता पितरों, लेकिन समास ज्यादा सही है। इतरेतर और जैसे मान लो वो ले लिया अजा से अजय से, बोर्ड वाला है कुछ हो सकता है, अजा एक वचन, चे अजय चे, तो विग्रह समास में क्या बन जाएगा? अजौ, क्या बनेगा? अजौ। ये एक से मयूरी चे मयूर चे, मयूरी चे क्या बनेगा? मयूरो। एक समास बोले ससुर स्त्री पहले, ससुर चे ससुरे चे, ये हो गया सास और ससुर, ससुर सास, ससुरे ससुर, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? ससुरो है। ये इसका ये एक द्वंद्व समास, समझ गया? इसका मतलब एक ही पद बन गया, यहाँ एक पद बन गया, एक पद बन गया, एक पद का मतलब हो गया एक से द्वंद्व समास। क्लियर है? अब मैं आपको कुछ समास के उदाहरण है जो मोस्ट है वो तो डिवाइड तो वैसे मोस्ट तो अपने पास मोस्ट तो समास जो समास का टॉपिक पूरा हुआ उसके पास में आपको जो समास मिलेंगे वो बोर्ड के लिए मेन मोस्ट वेरी गुड और वेरी इंपॉर्टेंट समास होंगे, समझ लीजिएगा। उनके बाद बोर्ड में समास नहीं जाता है। उस समास के बाद मतलब बोर्ड पेपर बनाएगा तो ये मान के चलिए उन्हीं समासों में से बनाएगा। अगर बोर्ड को समास बनाना है तो समास बनाने के लिए वही समास बनाएगा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, दावा है ये, दावा है ये। समास बनेगा तो उनमें से बनेगा। तो बोर्ड को समास देना कौन सा है? घूम फिर करके वही देना है। दूसरी बोर्ड के पेपर आपने देखा होगा कि बोर्ड का पेपर किस प्रकार बनाते हैं। हालांकि बोर्ड के एग्जाम में जो पेपर बनता है उसको उस पेपर को एक्सपर्ट चेक करते हैं। अब एक्सपर्ट बैठे कितने एक्सपर्ट हैं ये हमें हर साल मालूम पड़ता है। बोर्ड में बोर्ड के पेपर को वापस चेक करने के लिए जो एक्सपर्ट बैठते हैं वो कितने खतरनाक है वो हर साल में बोर्ड के एग्जाम मालूम पड़ता है जब हम बोनस की मांग करते हैं। उनको पेपर आपको सबसे पहले बैठता है, बना क्या, लिखना क्या, लिख दिया क्या, हमने चेक कर दिया क्या और बच्चे करेंगे क्या। अगर बोर्ड के एग्जाम में अगर किसी प्रश्न के अंदर एक अगर मिस्टेक आती है, चाहे मैथ का हो या कोई भी हो, एक अगर थोड़ी सी मिस्टेक आ गई, 2 की जगह अगर 3 लिख दिए, या मान लीजिए जो हिंदी में कुछ गलती होती है या संस्कृत में कुछ गलती होती है, तो वह बच्चा अगर कोई बीच में सवाल आ गया तो उस विद्यार्थी को कितना टाइम खराब करता होगा बेचारा वो, क्योंकि उस एक क्वेश्चन के चक्कर में उलझा रहेगा जिस क्वेश्चन को करने में मात्र 2 मिनट लगती है। अगर कोई गलत आ गया पेपर में तो उस 2 मिनट वाला क्वेश्चन उसका आधा घंटा खराब करता है। आज तक किसी विद्यार्थी ने या किसी अभिभावक ने बोर्ड से मांग नहीं की कि एक गलत प्रश्न देने का नुकसान विद्यार्थी को कितना होता है, और माना कि वो 2 मिनट का क्वेश्चन आधा घंटा खराब मार्क कर रहा है और वो 2 नंबर का क्वेश्चन गलत था, बोर्ड ने मान लिया गलत था, बोनस अंक देंगे, तो बोनस अंक कितने मिलेंगे? 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर बोनस मिल जाएंगे। लेकिन उस 2 नंबर के चक्कर में जो आगे वाला क्वेश्चन करता उनका टाइम बोर्ड देगा, उनका टाइम बोर्ड वापस नहीं देगा। तो ये मांग होनी चाहिए कि अगर प्रश्न गलती होता है तो या तो पेपर को कैंसिल की जाए और या उस प्रश्न से 4 गुणे नंबर बोनस के बच्चों को देने चाहिए। ये मांग होनी चाहिए। अरे मैथ के अंदर क्वेश्चन आ गया, 2 मिनट का क्वेश्चन था, बच्चा उलझ गया क्वेश्चन के अंदर, लगातार आधे घंटे से ट्राई कर रहा है, ट्राई करेगा वो क्योंकि उसने पढ़ी है, साल भर मैथ पढ़ी है, तो समस्या होती है उसके सामने। आधा घंटा थोड़ा देगा बोनस का, बोर्ड तो केवल 2 नंबर देगा केवल बोनस का। उसने अगले वाले प्रश्न का आधा घंटा खराब कर दिया, जो 6 नंबर के क्वेश्चन छूट गए वो टाइम बोर्ड कहां से देगा? वहां पर बोर्ड अपने आप खड़ा करता है। गलत है ये चीजें, ये चीजें क्या है? गलत। अब मैं आपको समास ले सकता हूं। समास है सीताराम, सीताराम, सीताराम। अगला ले लें रामकृष्ण, लेंगे हम कैसे पहले और ले लेंगे रामकृष्ण, रामकृष्ण ले लिया। धर्मार्थो ले लो, धर्मार्थो। तो संधि भी कई बार होती है समाज में, हम संधि का किसी का, इसलिए हमने पहले संधि पढ़ ली है। धर्मार्थो, पार्वती परमेश्वर, पार्वती परमेश्वर, पार्वती परमेश्वर, भीमार्जुन, भीमार्जुन। ये सब इतने सारे समाज के उदाहरण चल रहे हैं। यहाँ पर भी संधि हो रही है। भीमार्जुन, कृष्णार्जुन, वाणी विनायक, पत्र पुष्प फलानी। देखो पत्र पुष्प फलानी,
लास्ट में मेरा बहुवचन हो गया। छत्रम च उपानत चे, छत्रम चे उपानत मोर समास है। छत्रम चे उपानत, छत्रम चे उपानत। सीता गीता, सीता चे गीता चे। और समास बहुत सारे उदाहरण है, ज्यादा उदाहरण करने से मतलब वाली बात नहीं समझ लिया, हमने उदाहरण मंगा सकते हो आप। सीता चे राम चे, तो सीता क्यों विभक्ति लगाना है, तो सीता की विभक्ति क्या होगी, तो सीता ही होगी। और अब राम की विभक्ति क्या होगी, राम है। अब ये नहीं पता आपको राम के विसर्ग किसी विसर्ग क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सीता का एक मतलब सीता ही होता है। लता लते लता है, लता लते और लता है, लता है विसर्ग, बहुवचन में लता विसर्ग, तो एक वचन में लता का लता ही रहता है। राम किसने का कर दो, राम है चे, कृष्ण है चे। धर्मार्थ पहले धर्म है, पहले क्या होगा, धर्म है चे, अर्थ है चे। फिर क्या हो गया, पार्वती, पार्वती का एक वचन की बड़ी होती है, पार्वती चे परमेश्वर है चे, ये हो गया। इसका भीम है चे अर्जुन है चे, भीम है चे अर्जुन है चे। पत्र किसका लगेगा, पत्रम चे, पुष्पम चे और फलम चे। एक वचन बहुवचन हो गया फलानी। शत्रम च उपानत चे, इसका विग्रह लिया हमने, तो समास कर जाएगा शत्रु, तरह के बाद वो एक गुण संधि होगी, शत्रु उपानहम, शत्रु उपानहम। समाहार का समास हो गया। सीता चे गीता चे, तो सीता हो गया सीता, अब गीता में लगानी है वृत्ति, तो क्या बन जाएगा, गीते, सीता गीते। क्लियर। इस प्रकार समास के उदाहरण और हैं, उदाहरण और मिल सकते हैं, उदाहरण दे भी सकते हैं, मंगा लेना आप और। तो ये हमारा था द्वंद्व समास का जो टॉपिक था, ये यहाँ समाप्त होता है। द्वंद्व समास का टॉपिक है, समास मुख्य भी है, आगे कंपटीशन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण समास है। और मैं फिर कर रहा हूँ, अगर एक किसी बड़ी क्लास के अंदर, पूरी 10th क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, तो लास्ट IIT डॉक्टर या जो बनने वाले हैं बड़ी साइंटिस्ट पोस्ट पर, वो मुश्किल से पूरे 100 बच्चों में से 10 बच्चे होते हैं। 90% बच्चों को कंपटीशन एग्जाम देने होंगे, और कंपटीशन एग्जाम के लिए ये संधि की आवश्यक है। हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर, चाहे आप कोई दे दीजिए, आपकी संधि आएगी, आपको संधि पढ़ना पड़ेगा। और आपकी संधि तो काम आने वाली चीज ही है, संधि का मतलब होता है मेल। अगर आप संधि नहीं रखोगे जिंदगी में कभी, तो फिर आप जिंदगी में अटक जाएगी। अगर आगे बढ़ना है तो आपको संधि करना सीखना होगा, आपको समास करना, समास का मतलब समझ रहे हो, मिलाना, मिलाना सीखो, तोड़ना नहीं सीखना है। मिलाना सीखना है, तोड़ना नहीं सीखना है। टूटी हुई चीज मिल जाएगी, उस टूटी हुई चीज को पहचानो और उससे मिलाना सीखना है। हमें समास सीखना है, हमें संधि सीखनी है। समास विग्रह आपको मिलेगा, जब टूटी हुई चीज मिल जाएगी तो विग्रह अपने आप ही तैयार हो, तो हमें समास बनाना है। इस प्रकार मित्रों, विद्यार्थियों, इस समास का जो टॉपिक है द्वंद्व समास है, यह समाप्त होता है। अब हमारे पास में समास, अंतिम समास बचेगा बहुव्रीहि समास। यह हम आपको कल वाले टॉपिक में ले लेंगे, बहुव्रीहि समास, समास का अंतिम है। उसके बाद में जो हम चीज नहीं लेंगे वो होगा हमारा, ऐसे भी कई विद्यार्थी हैं जो पता नहीं उनको संस्कृत उठी कहां से है, वर्ण व्यवस्था से उठी है। वर्ण, वर्ण क्या होता है, वर्ण से बनते हैं पद, पद से बनता है शब्द। ये हम वर्ण पढ़ेंगे वापस एक बार पहले। नमस्कार मित्रों, नमस्कार।